हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जयपुर वीकली और मैं हूं दिनेश। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक सेट लेके आया हूं, जो कि भूगोल से संबंधित है। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चंस है। व्याख्या भी इसकी देखते हैं और आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और जो भी आपके मित्र और संबंधी आपकी कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि वो भी मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। और अपने सुझाव मित्र फ्रेंड्स कमेंट्स के द्वारा ज़रूर दीजिए। तो आज देखते हैं कि हम भारतीय ज्योग्राफी से संबंधित किस क्वेश्चनों को टच करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन फ्रेंड्स। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। तो, देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और कैसे डिस्कस करने वाले हैं। व्याख्या पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने हेडिंग से लिख रखा है कि BSSC यानी कि बिहार SSC एग्जामिनेशन, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बराबर से लाभदायक है। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो अपने से कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं और स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा पहला प्रश्न है ज्योग्राफी का कि पवन अपरदन से कौन सी भू आकृतियां उत्पन्न होती हैं। मतलब हवा के इरोजन से, एयर इरोजन से आपको किस टाइप की जो आकृतियां हैं वो बनती है। जैसे कि पहला ऑप्शन है रंपा भूमि, दूसरा ऑप्शन है ढेर, तीसरा ऑप्शन है जुगेन, या फिर इसमें से कोई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हम व्याख्या के समेत इसका आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है फ्रेंड्स जुगेन। तो अब देखते हैं जुगेन है क्या और किस तरह की आकृति है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर पर लिख रहा है जुगेन जो है ये एक मेज की आकृति का भू आकृति है। ज्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखा जाता है। चट्टान का नरम भाग हवा से नष्ट हो जाता है और कठोर भाग वैसे ही बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये रंपा भूमि है। रंपा भूमि ग्लेशियर के कटाव से बनते हैं। रंपा भूमि ग्लेशियर के कटाव से बनते हैं। ये दीवारें हैं। ढेर, ढेर जो है वो तटीय हवा और पानी के लहरों से बनती हैं। आमतौर पर तटीय क्षेत्र में देखा जाता है कि ढेर के गठन बहुत ही लंबा समय लगता है। तो फ्रेंड अब हम इनका एक चित्र भी देख लेते हैं। जैसे कि जुगेन है, तो जुगेन की ये आकृति हमारे दाहिनी तरफ ये दिख रही है। इस तरह की आकृति जो है वो जुगेन की है। अब ये देखिए सेकंड रंपा भूमि जो कि ग्लेशियर के कटाव से बनती है, वो इस टाइप की है। और तीसरा है ढेर। ढेर देखिए, ढेर ये जो समुद्र है, पानी है, इसके हिसाब से ये बना हुआ है। ठीक है भैया। तब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर भारत में शिखर की पहचान कीजिए। इस शिखर से जुड़ी श्रेणियों में वन्य जीवों की प्रकृति के संरक्षण के लिए 14 संरक्षित क्षेत्र हैं। हाँ, दूसरा है ये पश्चिम में तमूर नदी द्वारा, उत्तर में लहोनचुक और जोहानसंग ल द्वारा, पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित है। तीसरा है शिखर सिक्किम नेपाल सीमा में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। नीचे दिए गए उत्तर सही का कूट में से सही चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है काब्रू, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है सेंटोरियो कांगरी, ऑप्शन डी है कांगतो। अब इसकी व्याख्या के साथ इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये आंसर देखते हैं इसमें है कौन सा आंसर। इसका आंसर है फ्रेंड्स कंचनजंगा। ठीक है। अब ये व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। यह सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित यह माउंट एवरेस्ट और केटू के बाद भारत का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है फ्रेंड, सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित यह माउंट एवरेस्ट और केटू के बाद तीसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड। इस श्रेणी में वन्य जीवों और प्रकृति के संरक्षण के लिए 14 संरक्षित क्षेत्र हैं। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह हिमालय के एक हिस्से में 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ लंबा है, जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है, जो कि पश्चिम में तमूर नदी द्वारा, उत्तर में लहोनचुक और जोहानसंग ला द्वारा और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित किया जाता है। यह भारत और नेपाल के बीच स्थित है, जिसमें 5 में से 3 चोटियां हैं, अर्थात मुख्य, मध्य और सीधे सीमा पर। और शिखर का पश्चिमी और कांग बचेन नेपाल की टापलजंग जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स।
अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा है? हेरोडोटस, गैलीलियो, एरिस्टोनिस, अरस्तु। अब इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स एरिस्टोनिस। और एक बार इसके प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं उत्तर की फ्रेंड्स। व्याख्या ये है फ्रेंड्स कि जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। यह ग्रीक शब्द जियो और ग्राफोस का संयोजन है। ठीक है फ्रेंड, जियो मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफोस का मतलब लिखने का तरीका होता है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी के परिदृश्य, लोगों, स्थानों और वातावरण का अध्ययन है। भौतिक भूगोल ज्वालामुखी, भूकंप, नदी, महासागर, हिमनद, मिट्टी, पानी, हवा, मौसम और जलवायु आदि जैसी प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन है। मानव भूगोल लोगों, बस्तियों, परिवहन, उद्योग के अध्ययन है। ये जांच करता है कि मनुष्य खुद के जमीन और अन्य लोगों के लिए कैसे अनुकूलित करते हैं। माइक्रोस्कोपिक परिवर्तन में दुनिया पर लागू होते हैं। पर्यावरण भूगोल भौतिक तथा मानव भूगोल का संयोजन है। अभी हमारे 3 जो ऑप्शन थे, जैसे कि हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और गैलीलियो है, वह एक इटालियन वैज्ञानिक और विद्वान थे जिनके आविष्कार में दूरबीन शामिल है। इनकी खोजों ने भौतिक और खगोल विज्ञान की नींव रखी थी। अरस्तु, यह एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। इनकी रचनाएं राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक क्षेत्र में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि एक क्वेश्चन को ये टच कर रहा है तो व्याख्या में और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परीक्षा में आ सकती हैं। मतलब प्रश्नों को घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि अब क्षोभ मंडल है, पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है जिसमें सभी उष्ण कटिबंधीय परिवर्तन होते हैं। अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वी की सतह की कौन से ऊपर का वायुमंडल है जिसमें कि उष्ण कटिबंधीय परिवर्तन होते हैं, है ना, कौन सा मंडल है? तो ये क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के उष्ण कटिबंधीय परिवर्तन होते हैं। इसमें वायुमंडल की कुल वायु का 75% भाग होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट भाग होता है, तो ये 75%। तापमान भिन्नता के आधार पर हमारे वायुमंडल को मुख्य रूप से निम्नलिखित परतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्षोभ मंडल कहते हैं। ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घट जाता है। हम मनुष्य क्षोभ मंडल में रहते हैं और लगभग सभी मौसम इस सबसे निचली परत में घटित होते हैं। ये सबसे ज्यादा बादल दिखाई देते हैं। अब देखिए दूसरा है क्षोभ मंडल के ऊपर, 10 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल। समताप मंडल का जो सीमा है वो 10 किलोमीटर से ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। यह ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन जैसे हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखती है और अवशोषण के कारण तापमान बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में हवाई जहाज उड़ते हैं। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन से मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो ये है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाना आसान होता है क्योंकि यहाँ का तापमान जो है, देखिए क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उच्च तापमान के कारण निम्न वायुमंडलीय विक्षोभ होता है और इसलिए उड़ान को उड़ने में आसानी होती है। अब इसके ऊपर है फ्रेंड मध्य मंडल। यह सतह से 50 किलोमीटर की ऊपर है और 85 किलोमीटर तक यहाँ से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। अधिकांशतः उल्का पिंड मध्य मंडल में जल जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर कम होता है। जैसे बाहरी ग्रह से जो कोई उल्का आती है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, तो वो इसी इसी क्षेत्र में आकर जल जाती है, नष्ट हो जाती है। यह है मध्य मंडल। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उल्का हमारे किस मंडल में आके नष्ट हो जाती है अधिकतर? तो ये है मध्य मंडल। ठीक है फ्रेंड, अब है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई होती है 85 किलोमीटर से। यह एक ताप मंडल परत है और आयन मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल के कुछ हिस्सों में एक श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं जी। अगला है प्रश्न सुंदरबन पारिस्थितिकी
आवास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, या राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह गंगा डेल्टा पर सुंदरबन का एक हिस्सा है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1984 में स्थापित हुआ था। फ्रेंड्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सुंदरबन कब स्थापित हुआ था। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1984। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रॉयल बंगाल टाइगर्स का प्राकृतिक आवास है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन में आता है कि रॉयल बंगाल टाइगर्स का प्राकृतिक स्थान कौन सा है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए ये मैनग्रोव वन जो लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड कि भारत में कौन सा मैनग्रोव वन है सबसे बड़ा। कई दर्जन वाली नदियां, जंगल, ज्वालामुखी सही राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व दोनों ही हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के बीच स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अपनी वनस्पतिक और जीवों के बीच एक अच्छा पारिस्थितिक संतुलन के साथ ग्रह पर प्रकृति का गहना है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं जी। भारत के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। दीव एक अपतटीय द्वीप है जो गुजरात तट से एक ज्वारीय संकरी खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। न्यू मूर द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के तट पर एक अपतटीय रेतीली भूमि है। ठीक है, अब उपयुक्त में से कौन सा एक कथन गलत है फ्रेंड्स? सही नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है, गलत है। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, मगर ऑप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये जो माजुली द्वीप है, दीव द्वीप है, नील द्वीप है, इन सबों के बारे में समझना, जानना ये क्या चीजें हैं, किस टाइप की चीजें हैं। तो इस समझने से क्या होगा कि जो आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन से आएंगे वो किसी भी तरह से घुमा के आएंगे। यदि आप इन तीनों द्वीपों के बारे में जान लीजिएगा तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन यहाँ पर है केवल 2 और 3। ठीक है जी, अब देखते हैं कि माजुली द्वीप समूह क्या है। माजुली आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका गठन ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा रूप से लोहित द्वारा जल मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। इसका गठन ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों मुख्य रूप से लोधी है ना लोहित द्वारा जल मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। यह मूल रूप से ब्रह्मपुत्र नदी और बूढ़ी दहिंग नदी के बीच की भूमि का एक टुकड़ा है। मध्यकाल में भूकंप के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण माजुली द्वीप का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, माजुली एक आर्द्र भूमि है और एक समृद्ध जैव विविधता वाला स्थान है। कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां का घर है ये माजुली द्वीप के बारे में फ्रेंड्स, ये आसाम में है। ठीक है, अब अगली देखते हैं दीव द्वीप। दीव द्वीप जो है वो काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर स्थित है। दीव जूनागढ़ जिले की सीमा से लगे खंबात की खाड़ी पश्चिमी तट पर एक अपतटीय द्वीप है। यह गुजरात तट से एक ज्वारीय संकरी खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। तट में चूना पत्थर, चट्टानी खाड़ियां, रेतीली भूमि, समुद्र तट, जिनमें सबसे अच्छे नागांव में है द्वीप। द्वीप दीव द्वीप ऐतिहासिक द्वीप किले और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दीव द्वीप किस लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये किले के लिए और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब अगला देखते हैं जी। अगला हमारा ऑप्शन में था न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे क्या है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तट के से दूर बंगाल की खाड़ी में एक छोटा निर्जन अपतटीय रेतीला भूमि आकृति है। ये सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के महत्व के साथ साथ राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से नियोजित विकास के साथ अन्य देशों के अनुभवों से सीखने की आवश्यकताओं पर जोर देने के लिए स्थापित किया गया है। यह 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभरा था। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू मूर द्वीप किस चक्रवात के बाद ये उभरा था, ये अस्तित्व में आया था। तो 1970 में भोला चक्रवात के बाद ये आया था। यह उभरता और गायब होता रहता है। हालांकि यह द्वीप निर्जन था और इस पर कोई स्थायी बस्तियां या स्टेशन नहीं है। भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के अस्तित्व पर अटकलों के कारण इस पर समृद्धता का दावा किया है।
ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय समुद्र तेटा सॉरी भारतीय समुद्री तट की रेखा की कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन है, तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 7516.6 किलोमीटर। ये भारतीय तटों की कुल लंबाई है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। फ्रेंड्स मैं वापस से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ के अलावे आप व्याख्या को विशेष कर देखें और ध्यान से नोट करें। देखें व्याख्या में बहुत सारे प्रश्नों को ये कवर करता है ना फ्रेंड्स। केवल एक स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। व्याख्या को यदि आप समझते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स की व्याख्या क्या है। भारत की तटरेखा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश की मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड। भारत की तटरेखा 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और 4 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार समूह तक फैली हुई है। भारत के समुद्र तट में गुजरात का सबसे बड़ा हिस्सा है। 23% जो समुद्री सीमा है वो गुजरात में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरा है तमिलनाडु। अभी छोटा सा एक टेबल है फ्रेंड्स, इस टेबल में देख लेते हैं कि इसमें तटरेखा की लंबाई दी हुई है स्टेट वाइज। देखिए गुजरात में कितना है, 12,000 सॉरी अब इस टेबल में देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में जो है वो 1214.70 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश में 973.70 है। अब इस तरह से सभी स्टेट्स में है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम सभी याद ना रखें तो ये ऊपर वाले टॉप वाले याद रखें, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है फ्रेंड्स? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल। ठीक है फ्रेंड, सही है इसका फ्रेंड्स मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल इन सभी विकल्पों में से पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की सभी परतों में वायुमंडल सबसे बाहरी परत है। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली है कि हमने ऑप्शन में लिया मध्य मंडल, क्योंकि ऑप्शन में मध्य मंडल का ही ऑप्शन था मैक्सिमम में। ऐसे क्या है कि मध्य मंडल की यदि नहीं, यदि वायुमंडल रहे ऑप्शन में फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वायुमंडल ही सबसे बाहरी परत होगी। ठीक है, मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, सीधे समताप मंडल के ऊपर और वायुमंडल के नीचे ये मध्य मंडल है। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में है। विमान आमतौर पर समताप मंडल में उड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक मेंशन किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ओजोन जो है वो किस मंडल में है और विमान आमतौर पे किस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये समताप मंडल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल जमीन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, दुर्बलता मंडल पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र है। स्थल मंडल पृथ्वी के चट्टानी भाग है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए व्याख्या में कितने सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? भारत का मरुस्थल नहीं है फ्रेंड्स। कच्छ का रण, थार मरुस्थल, सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीति घाटी ठंड मरुस्थल। अब इस प्रश्न को देखिए, है तो ये एक आपको मरुस्थल से संबंधित, मगर इसकी व्याख्या को फ्रेंड आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि व्याख्या में मैं मरुस्थल से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो सिंधु घाटी का मरुस्थल है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या में विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए व्याख्या में क्या है, सिंधु घाटी रेगिस्तान उत्तरी पाकिस्तान का लगभग निर्जनीय क्षेत्र है। यहाँ पे क्या, उत्तरी पाकिस्तान का लगभग निर्जनीय क्षेत्र है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि यह भारत का रेगिस्तान नहीं है। ये चिनाब और सिंधु घाटी के बीच उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में 19,501 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यह उत्तर पश्चिमी कांटेदार झाड़ियों वाली जंगलों
की तुलना में अधिक शुष्क और कम मेहमान नवाज है, जो कि इस सर्दियों में ठंड से लेकर गर्मियों तक अत्यधिक गर्म तापमान के साथ प्रति वर्ष केवल 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। रेगिस्तान 5 बड़े स्तनधारियों का घर है: भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा है, कैरकल, भारतीय तेंदुआ और कृतक स्तनधारियों के साथ यूरियाल। अब देखिए थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ पे है, कैसे क्या इसकी स्थिति है भारत में? थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अब देखिए मैडम, यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट किस मरुस्थल को कहा जाता है, किस मरुस्थल का दूसरा नाम ग्रेट इंडियन डेजर्ट है? तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि थार का जो मरुस्थल है इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ियां और पश्चिम में कच्छ के रण और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदान के बीच फैला हुआ है। ये आंशिक रूप से भारत की राजस्थान राज्य में है और आंशिक रूप से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में भी स्थित है, मतलब बहुत कम सा। अब देखिए कच्छ का रण। कच्छ का महान रण गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक दलदल है। यह ग्रेट रन और लिटिल रन में विभाजित है। कच्छ के रन का इतिहास प्रारंभिक नवपाषाण कालीन बस्तियों से शुरू हुआ है। यह बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ भारत के मौर्यों और गुप्त साम्राज्यों द्वारा बसाया गया था। अब देखिए तीसरा जो है वो स्पीति घाटी ठंड मरुस्थल। स्पीति घाटी ठंडा मरुस्थल, स्पीति घाटी ठंडा मरुस्थल। अब देखिए ये दोनों जो है मरुस्थल फ्रेंड, ये रेत का रेतीला गर्म मरुस्थल है। अब ये ठंडी मरुस्थल की बात हो रही है। स्पीति घाटी उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में हिमालय में स्थित एक ठंडी रेगिस्तानी पहाड़ी घाटी है। स्पीति नाम का अर्थ है मध्य भूमि, यानी तिब्बत और भारत के बीच की मध्य भूमि है स्पीति। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए काली मिट्टी के लिए उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट या तिलहन? इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं जी। काली मिट्टी के लिए कपास सबसे उपयुक्त नकदी फसल है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है और इसके बाद गुजरात और तेलंगाना। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है और प्रथम स्थान पे कौन है, द्वितीय पे कौन है और तृतीय स्थान पे कौन है। तो देखिए ये व्याख्या में हमने क्लियर बता दिया कि कपास सबसे ज़्यादा उत्पादित महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद तेलंगाना में। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, मतलब कि कपास उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। जिसके बाद चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, मतलब भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नकदी फसल के लाभ फसल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कृषि फसल है जिसे लाभ के लिए बेचने के लिए उगाया जाता है। नकदी फसलों के कुछ और भी उदाहरण है फ्रेंड्स, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, मसाले। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम, कैल्शियम, आयरन जैसी धातुओं से समृद्ध है। यह फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में असमृद्ध है। काली मिट्टी को रेगूर और काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास इन मिट्टियों पर उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब इसमें वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। काली मिट्टी की बनावट चिकनी मिट्टी जैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी की परिधि की गणना 25,000 मील के रूप में किसने की है? थेल्स ऑफ मिलिटस, पेसिडोनियस, हिपार्कस, एरिस्टोनेस? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 25,000 मील के रूप में पृथ्वी की परिधि की गणना वो एरिटोस्थेनेस ने की है। एरिटोस्थेनेस, इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी इस नाम का जिक्र किया था। ज्योग्राफी शब्द का उपयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द को किसने इवॉल्व किया? ये है एरिस्टोनेस।
अब अलेक्जेंड्रिया के खगोल शास्त्री, कवि, लाइब्रेरियन, पहला वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता दुनिया समन्वय प्रणाली को विकसित किया था। जियोडेसी के संस्थापक थे। 5 जलवायु क्षेत्र की सीमा निर्धारित किया। इन्होंने अपनी पुस्तक में एक्यूमेनी द इनहेबिटेंट की अवधारणा दी है। उसने पृथ्वी की सतह पर 2 अलग-अलग स्थानों पर सूर्य की सापेक्ष स्थिति की तुलना करके पृथ्वी की परिधि 40,250 से लेके 45,900 किलोमीटर यानी कि 25,000 से लेके 28,500 मील निर्धारित की है। ठीक है फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, हिम और बर्फ एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से एक सीमित मार्ग के अनुदिश धीरे धीरे चलता है, क्या कहलाता है? हिमनद, पठार, लेगुन या ब्लॉक पर्वत? यह सही उत्तर है फ्रेंड, हिमनद। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या फ्रेंड मैं वापस से कह रहा हूं कि व्याख्या को बहुत ही ध्यान से, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे यदि ध्यान नहीं भी देते हैं या कम ध्यान देते हैं, मगर व्याख्या को बहुत ही ध्यान से सुने। और इसको यदि कोई आपको भी लगता हो इस मेरे बताने के अलावे कि और कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट करें और याद करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए व्याख्या देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर बढ़ते हुए बर्फ के दरम्यान को हिमनद कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 10% हिस्सा अब हिमनद से ढका हुआ है। अत्यधिक ठंडी में हिम रेखा के ऊपर बर्फ जमा होने के कारण हिमनद निर्माण होता है। हिमनद उन स्थानों पर बनने लगते हैं जहां प्रत्येक वर्ष बर्फ पिघलने की तुलना में अधिक बर्फ का ढेर होता है। गिरने के तुरंत बाद हिम सिकुड़ने लगती है, यह सघन हो जाती है और कसकर पैक हो जाती है। हिम के संघनित होकर हिमनदों के फंड में बदलने की प्रक्रिया फिरिफिकेशन कहा जाता है। फिरिफिकेशन, फिरिफिकेशन घने दानेदार बर्फ, इसे फिरिफिकेशन कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखिएगा फ्रेंड, ये फिरिफिकेशन किसको कहा जाता है। हिमनद के अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से चलते हैं। हिमनद के बीच में बहने वाली बर्फ आधार से तेज चलती है। ठीक है। पठार, अब पठार किस तरह की संरचना है? पठार एक सपाट शीर्ष वाली पहाड़ी मैदान है। सपाट शीर्ष वाली पहाड़ी मैदान है। पठार प्रत्येक महाद्वीप में पाए जाते हैं और पृथ्वी की 1/3 भूमि पर स्थित है। ये पर्वतों, मैदानों, पहाड़ियों के साथ साथ 4 प्रमुख भू आकृतियों में से एक है। पठार पर्वतों की तरह युवा या प्राचीन हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। दूसरा ऑप्शन था फ्रेंड लेगून। लेगून क्या है? लेगून एक प्राकृतिक अवरोध द्वारा लेगून एक प्राकृतिक अवरोध के द्वारा जल के बड़े निकाय से पृथक किया गया एक जल निकाय है। 2 प्रकार के लेगून हैं, एटोल और तटीय। ब्लॉक पर्वत, 2 समान अपभ्रंशों के बीच मध्य ब्लॉक के ऊपर उठने के कारण ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर फेंके गए ब्लॉक को हस्ट भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत आमतौर पर ऊंचे पठारों या चौड़े गुंबदों से बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक पठार इस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? इसका उत्तर है फ्रेंड्स यूरोप। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल को 3 परतों में बांटा गया है, अंतर्भाग, मेंटल, क्रस्ट। क्रस्ट या पपड़ी। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है और इसे 7 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। बाल्टिक प्लेट यूरोप की राजनीतिक सीमाओं की भौगोलिक स्थिति में स्थित है। उत्तर पश्चिमी यूरेशिया यूरोप पर ट्रांस यूरोपियन श्रीबनी यूराल पर्वत के पश्चिम में विशिष्ट होने के लिए प्लेटों का मोटा कोर जो पूर्वी यूरोपियन क्रेटन का गठन करता है 3 अरब वर्ष से भी पुराना है। भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन में भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन में फैली अफ्रीकी प्लेट एक प्रमुख प्लेट टेक्टोनिक है। यह अधिकांशतः अफ्रीकी महाद्वीप और उससे सटे समुद्री क्रस्ट का गठन करती है। यूरेशियन प्लेट में यूरेशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल है। भूभाग से अपवाद भारतीय और अरब उपमहाद्वीप और पूर्वी साइबेरिया में चेर्स की रेंज के पूर्व में है। पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में गोंडवाना शामिल है, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले तक भारत और अंटार्कटिका से जुड़े रहे हैं।
अब प्रश्न संख्या 14 है, टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरेबिया, नामीबिया, चाइना या अमेरिका? सही उत्तर है फ्रेंड्स चाइना। टकला रेगिस्तान रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी चीन में दक्षिण पश्चिमी शियानजियांग में स्थित एक रेगिस्तान है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर कुछ टेबल्स हैं और इन टेबल्स में क्या है कि जो विश्व के जो इम्पोर्टेंट रेगिस्तान है उनके बारे में दिया हुआ है कि क्या नाम उनका है और कहाँ पे स्थित है। आप इनको इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि टकला मकान रेगिस्तान चाइना में है, दस्ते लूट रेगिस्तान ईरान में है, सेनोरेन रेगिस्तान यूएसए मैक्सिको में है, रूबल खली सऊदी अरेबिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हाँ ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसको आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। अनुदैर्घ घाटियां जो यूरेशियन प्लेटो और भारतीय प्लेटो के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती हैं। चोटी, पर्वत श्रृंखला, ज्वालामुखी पर्वत, दून। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, यहाँ पे है इसका उत्तर दून। अब देखते हैं ये सारी की व्याख्या। दून अनुदैर्घ घाटियां हैं जो कि यूरेशियन प्लेटो और भारतीय प्लेटो के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती हैं। अनुदैर्घ घाटियां लघु हिमालय के बीच अनुदैर्घ घाटियां हैं जो कि शिवालिक के पश्चिम में ना पूर्व के द्वार के रूप में जाना जाता है। दून घाटी के लिए एक स्थानीय शब्द है जो विशेष रूप से शिवालिक या शिवालिक और उच्च उच्च हिमालय अनुदैर्घ घाटियां हिमालय के बीच अनुदैर्घ घाटियां हैं और शिवालिक के पश्चिम में न पूर्व के द्वार के रूप में जाना जाता है। दून घाटियों के लिए एक स्थानीय शब्द है जो कि विशेष रूप से शिवालिक या शिवालिक और उच्च हिमालय की तलहटी के क्षेत्र में खुली घाटी है। इस क्षेत्र को अन्य घाटियों में हिमाचल में पटली दून, कोटली दून, पिंजौर दून जैसे नाम से जाना जाता है। ठेठ नदी घाटियों के विपरीत दून की एक संरचनात्मक उत्पत्ति है और हिमालय और शिवालिक ऊपरी इलाकों के क्षरण से उत्पन्न पत्थरों और बजरों से ढकी होती है। अनुदैर्घ घाटियां एक लंबी घाटी है जो भूगर्भीय रूप से नए वलित पहाड़ों जैसे कि आल्पस, कार्पेथियन, एंडीज, मध्य एशियन की उच्च भूमि में लगभग दो समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती है। वो अक्सर बाद की धारा द्वारा भरे जाती है। जो घाटियां हैं जो लगभग भूगर्भीय आल्पस, कार्पेथियन, एंडीज, मध्य एशियन भूमि लगभग दो समानांतर पर एक अनुदैर्घ घाटी एक लंबी घाटी है जो कि भूगर्भीय रूप से नए वलित पहाड़ों जैसे आल्पस, कार्पेथियन, एंडीज जो कि मध्य एशिया उच्च भूमि में लगभग दो समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती हैं। वो अक्सर बाद की धारा द्वारा भरे होते हैं और आकार लेते हैं। दून अनुदैर्घ घाटियां हैं जो कि यूरेशियन प्लेटो और भारतीय प्लेटो के वलन के परिणाम स्वरूप टकराने पर बनती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक में इनका निर्माण होता है। घाटियां हिमालय और नदियों के द्वारा मोटे जरूर के साथ जमी हुई है। तो फ्रेंड आपने देखा यहाँ पे हमने आपसे के साथ डिस्कस किया 15 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी के, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हमने बहुत अच्छे से व्याख्या को भी कवर किया, प्रश्नों की व्याख्या भी करी है इसमें। तो इससे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव आप इस कमेंट के द्वारा जरूर दीजिए। और यदि आपके कोई मित्र संबंधी आपके जानने वाले कोई कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आप उनसे ये वीडियो को शेयर करें और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।